मिस्ट्री और अटेंशन के बीच एक खास रिश्ता है। दोनों ही एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। नृत्य खत्म होते होते वो अपने सारे कपड़े उतार देती। वो हमेशा खुद को बदलती रहती। इस तानाशाह को वैश्विक राजनीति में एक अनोखा स्थान दिलाती है। आपको याद है, स्कूल टाइम पे हमारे पेरेंट्स हमें हमेशा कहा करते थे कि आगे वाली सीट पर बैठना, ताकि टीचर का पूरा ध्यान तुम पर रहे। टीचर कहा करती थी कि आंसर लिखते समय इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट किया करो, क्योंकि इससे एग्जामिनर का टेंशन उधर जाएगा और तुम्हें अच्छे मार्क्स मिलेंगे। यानी अटेंशन पाने की कलाएं हमें बचपन से सिखाई जाती रही हैं। अटेंशन कोड करना क्यों बेहद जरूरी है, ये हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया। आज देखेंगे इसी वीडियो का पार्ट 2, जो कहता है क्रिएट एन एयर ऑफ मिस्ट्री। जिस भी चीज को हम पूरी तरह जान लेते हैं, हमारा इंटरेस्ट उसमें अपने आप कम हो जाता है, अटेंशन वहां से हट जाता है। ऑन द अदर हैंड, हर मिस्टीरियस चीज हमें अपनी तरफ खींचती है। मिस्ट्री क्रिएट करना यानी अटेंशन पाने के लिए चमकना। मिस्ट्री और अटेंशन के बीच एक खास रिश्ता है। दोनों ही एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। जहां मिस्ट्री होगी वहां अटेंशन जरूर मिलेगी, और अटेंशन पाई ही वहां जाती है जहां मिस्ट्री मौजूद हो। इसलिए कभी ये क्लियर ना करें कि आप क्या कर रहे हैं या करने वाले हैं। सारे पत्ते कभी नहीं खोलने चाहिए, वरना तो खेल ही खत्म हो जाएगा। रहस्य का माहौल आपकी मौजूदगी को खास बनाता है, लोगों में उत्सुकता पैदा करता है, उन्हें आपका अगला कदम जानने को बेचैन रखता है। रहस्यों का उपयोग करें, लोगों को मोहित करें, आकर्षित करें और कभी-कभी डरा भी दें। साल 1905 पेरिस में पूर्वी देशों से आई एक लड़की की चर्चा फैली हुई थी। ये लड़की घूंघट में एक खास किस्म का डांस पेश करती थी। एक लोकल रिपोर्टर उसके बारे में लिखता है कि यूरोप की धरती पर दूर पूर्वी देशों से एक सुंदर महिला ने कदम रखा है। खुशबू और गहनों से सजी ये महिला नृत्य के माध्यम से अपने देश की महान संस्कृति और सभ्यता से यूरोप का परिचय करवाना चाहती है। कुछ ही वक्त बाद ये लड़की पेरिस में मशहूर होने लगती है। इसका नाम था माता हारी। शुरुआत में माता हारी के कार्यक्रम में चुनिंदा लोग थे। जहां वो परफॉर्म करती, वहां भारतीय मूर्तियां और प्राचीन अवशेष रखे जाते। ऑर्केस्ट्रा में हिंदू और जापानीज धुनों से प्रेरित संगीत चलाया जाता। लोग सारी चीजों को आश्चर्य से देखते। थोड़े इंतजार के बाद माता हारी एकदम से स्टेज पर आती। उसका सफेद लिबास उसके बदन को जितना ढकता उतना ही दिखाता भी था। माता हारी जो नृत्य पेश करती, वैसा नृत्य फ्रांस में अब तक किसी ने नहीं देखा था। उसका पूरा शरीर मानो हवा की तरह डोलता। इसी दौरान वो अपने दर्शकों को बताती कि उसका नृत्य भारतीय पौराणिक कथाओं और जापानीज लोक कथाओं को दर्शाता है। उत्तेजित लोग मानो उसका नृत्य देखकर सम्मोहित से हो जाते। माता हारी के नृत्य की खास बात ये होती कि नृत्य खत्म होते होते वो अपने सारे कपड़े उतार देती, लेकिन तब तक लोग उसकी कला में इतना खो जाते कि बिना कपड़ों के नाचती ये स्त्री उन्हें कामुक नहीं बल्कि पवित्र नजर आती। माता हारी के नाम की चर्चाएं पूरे पेरिस में होने लगी। माता हारी के बड़े सारे इंटरव्यू हुए। अपने इंटरव्यूज में उसने बताया कि वो ओरिजिन से डच है और जावा आइलैंड में पली बड़ी है। साथ ही उसने अच्छा खासा समय भारत में बिताया है और वहीं से अपना ये डांस सीखा है। इसी के साथ वो पत्रकारों को ये भी बताती कि भारत की महिलाएं फ्रांस की महिलाओं से बहुत आगे हैं। वो बंदूक चलाना जानती हैं और घुड़सवारी के साथ साथ गणित और फिलॉसफी में भी माहिर हैं। माता हारी के हर इंटरव्यू के साथ उसकी कहानियां बदलने लगीं। कई बार तो उसने ये भी कहा कि उसकी दादी एक जापानीज राजकुमारी की बेटी थीं और वो भी शाही परिवार का ही हिस्सा है। कोई भी माता हारी को सही से नहीं जानता था, इसीलिए उसकी बदलती बातों पर लोगों का ध्यान नहीं गया। उल्टा लोग उसकी तुलना भारतीय देवियों से करने लगे। 1905 में माता हारी ने पहली बार आम लोगों के सामने परफॉर्मेंस दी। उसका नृत्य दर्शकों को दीवाना कर देता है। उसकी झलक पाने के लिए लोग दंगों पर उतर आते हैं। इस रात के बाद माता हारी अब कोई आम परफॉर्मर नहीं रही, बल्कि दर्शकों का एक वर्ग उसे पूजने लगा।
किसी ने लिखा कि माताहारी भारतीय कविताओं का प्रतीक है। उसकी रहस्यमयता, उसकी मादकता, उसका सम्मोहीकरण अनोखा है। तो कोई ये कहने लगा कि अगर भारत के पास इस कदर खूबसूरत और दैविक चीजें हैं तो क्यों ना हम सारे फ्रांसीसी लोग गंगा के किनारे बस जाएं। माताहारी की लोकप्रियता बढ़ती गई। पेरिस ही नहीं, बर्लिन, वियना और मिलान जैसे देशों से उसे बुलावे आने लगे। माताहारी ने उस दौर में इतने पैसे कमाए जितना एक औरत कल्पना भी नहीं कर सकती थी। पहला महायुद्ध खत्म होने को था, पर उससे पहले ही माताहारी को फ्रांस से गिरफ्तार कर लिया जाता है और ट्रायल्स के बाद पता चलता है कि वो दरअसल जर्मन जासूस है। फाइनली सच सामने आया कि माताहारी भारत या जावा आइलैंड की नहीं है और ना ही पूरब के किसी और देश से उसका कोई नाता था। तो आखिर वो कौन थी? माताहारी एक आम लड़की जो फ्रिशलैंड, हॉलैंड में पली बड़ी थी। उसका असली नाम मार्गरीटा ज़िले था। जब मार्गरीटा ज़िले 1904 में पेरिस आई तो उसके पास कुछ चंद सिक्के थे। वो उन्हीं खूबसूरत लड़कियों के झुंड में से एक थी जो हर साल पेरिस अपनी किस्मत आजमाने आती थीं। कुछ आर्टिस्ट बनने का ख्वाब संजोती, कुछ मॉडल और कुछ नाइट क्लब में डांसर और कुछ फॉलीस ब्रिज के स्टेज पर अपना नाम करना चाहती थीं। पर इनमें से हर कोई सक्सेसफुल नहीं हो पाता। 2-4 साल बाद कुछ नई लड़कियों का झुंड फिर से पेरिस आता और ये पुरानी लड़कियां पेरिस की गलियों में खो जाती। कुछ पेरिस की सड़कों पर रहने को मजबूर हो जाती, कुछ वैश्या बन जाती और कुछ वापस अपने शहर लौट जाती। मार्गरीटा ज़िले को ये अच्छे से पता था कि पेरिस में खूबसूरती आम बात है, लेकिन उसे खास बनना था। वो अपने परिवार के साथ जावा, सुमात्रा घूम चुकी थी और वहीं से उसने वो लोकल डांस सीखा था। मार्गरीटा ये अच्छे से जानती थी कि लोगों के लिए ना उसका डांस वैल्यू रखता है और ना ही उसका शरीर। इसीलिए उसने अपने परफॉर्मेंस को वैल्यूबल और मिस्टीरियस बनाया। जिस तरह से वो अपने डांस के साथ साथ एक मिस्ट्री क्रिएट करती, वो लोगों को बड़ा पसंद आया, क्योंकि लोगों ने कभी ऐसा कुछ देखा ही नहीं था। मार्गरीटा के परफॉर्मेंस के साथ साथ उसके कपड़े, उसकी कहानियाँ, उसका अतीत, सब कुछ अनिश्चित था। कोई उसे पक्के तौर पर नहीं जानता था। वो हमेशा खुद को बदलती रहती, अपने ऑडियंस को नए वातावरण से आश्चर्यचकित कर देती। लोग उसके बारे में और जानने के लिए बेचैन रहते। अपने हर दिन के परफॉर्मेंस में वो कुछ नया करती। कोई नहीं जानता था कि आज के परफॉर्मेंस में क्या नया होगा, पर ये निश्चित था कि कुछ नया ज़रूर होगा। अपने इन्हीं क्वालिटीज़ के दम पर माताहारी न सिर्फ पेरिस बल्कि पूरे यूरोप में एक नाम कर गई और लोग आखिरी तक ये जान ही नहीं पाए कि वो आखिर चीज़ क्या थी। दोस्तों, ज़्यादातर लोग सीधे साधे होते हैं जिन्हें आसानी से पढ़ा जा सकता है। वो अपनी इमेज को लेकर लापरवाह होते हैं और पूरी तरह से प्रिडिक्टेबल होते हैं। मिस्टीरियस होना एक बड़ी ताकत है, क्योंकि इसका हर लेवल एक्सप्लेनेशन या व्याख्या को निमंत्रण देता है, हमारी कल्पनाओं को उत्तेजित करता है, हमें विश्वास दिलाता है कि इसके पीछे ज़रूर कुछ अद्भुत और कल्पना से परे छिपा है। अच्छे बुरे की परवाह किए बगैर हम हर हाल में मिस्ट्रीज़ को सॉल्व करना चाहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं आपसे पूछूं कि साउथ कोरिया के लीडर का नाम बताइए, तो 90% लोग इसका जवाब ढूंढने के लिए गूगल के पास ज़रूर जाएंगे। वहीं अगर मैं आपसे नॉर्थ कोरिया के तानाशाह का नाम पूछूं, तो यकीनन आप सही नाम के साथ साथ उसके बारे में काफ़ी कुछ और भी बता सकेंगे। इस तानाशाह के बारे में दुनिया बहुत सी बातें जानती हैं, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि हम कुछ नहीं जानते। उसकी निजी ज़िंदगी, उसके फैसलों के पीछे कारण और उसके असली इरादे हमेशा सवालों के घेरों में रहते हैं। शायद इसी मिस्टीरियस रवैये की वजह से दुनिया के बड़े बड़े नेता भी उनके सामने सतर्क रहते हैं, क्योंकि वो कभी नहीं जानते कि इस तानाशाह का अगला कदम क्या होगा। और यही मिस्ट्री इस तानाशाह को वैश्विक राजनीति में एक अनोखा स्थान दिलाती है।
वो दुनिया के सबसे ताकतवर नेताओं से मिलता तो है, लेकिन अपनी असली ताकत और इरादों को कभी पूरी तरह से जाहिर नहीं करता। चाहे वो अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ उसकी ऐतिहासिक मुलाकात हो या फिर दक्षिण कोरिया और चीन के साथ उसके कूटनीतिक संबंध। किम जोंग उंग ने अपने असली एजेंडे को हमेशा छुपा कर रखा है। उसके इसी मिस्टीरियस नेचर की वजह से दुनिया भर के बड़े बड़े लीडर्स उसके हर कदम को बारीकी से देखते हैं और उसके फैसलों का अंदाजा लगाने की कोशिशें करते हैं। नॉर्थ कोरिया के तानाशाह का ये उदाहरण हमें सिखाता है कि कैसे एक रहस्यमय आभा बनाकर आप अपनी शक्ति को और भी प्रभावी बना सकते हैं। आप दूसरों को अपने अनुसार चलने के लिए मजबूर कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें कभी पता ही नहीं चलता कि आपका अगला कदम क्या होगा। रहस्य आपके हाथ में एक ऐसा हथियार बन जाते हैं जिसे सही समय पर चलाकर आप किसी भी परिस्थिति पर पूरी तरह से काबू पा सकते हैं। तो आई होप अब आप समझ गए होंगे कि मिस्ट्री क्रिएट करना क्यों ज़रूरी है। उम्मीद है आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। फिर मिलते हैं एक नए लॉ के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। हैव अ नाइस डे। बाय बाय।